के विशेष अंक आपके साथ खास मुलाकात में इसका शुरुआत है। आज हमारे साथ हैं विधायक मतीन अहमद जी और ये सीलमपुर विधानसभा से विधायक हैं और कई बार इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अपना विजय का परचम लहरा चुके हैं। तो इस बार इन्हीं से जानते हैं कि राजनीति की बात अगर की जाए, राजनेता हैं बहुत अच्छे, इलेक्शन लड़ चुके हैं, कई बार जीत चुके हैं, तो किस तरीके से राजनीति की जो शुरुआत है सर किस तरीके से हुई, कहाँ से आपको लगा कि हाँ अब राजनीति में आना चाहिए? 91 में यहाँ से रामवीर सिंह भदौड़ी साहब ने चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का। उनके भाई मेरे साथ डीडीए में नौकरी करते थे, मैं भी डीडीए में नौकरी करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई हमसे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी। उस चुनाव में मैंने उनकी मदद की, जो मीटिंग्स होती हैं लोगों से जो भी होता है वो किया मैंने। उसके बाद में रामवीर सिंह भदौड़ी साहब से और जनता दल से जुड़ गया और 93 में जब चुनाव हुआ तो रामवीर सिंह भदौड़ी साहब ने मुझे यहाँ से टिकट दिलवा दिया। यही राजनीति में शुरू। तो पहली बार जो इलेक्शन था, सुनने में आता है, जाना भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर से नहीं जुड़े थे, जनता दल पार्टी से थे। पहला इलेक्शन जो है जनता दल पार्टी से ही आपने लड़ा था। तो किस तरीके से वो शुरुआत जो थी, इलेक्शन था, पहला ही दौर था, नई राजनीति की शुरुआत थी, कितनी चुनौतियां थी आपके सामने? जनता को अपने साथ रखना था, राजनेताओं से मुकाबला करना था, बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनसे टक्कर लेनी थी, तो किस तरीके से रहा? देखिए, मैं 81 में दिल्ली आया। मैं गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूँ, गाँव में मेरा। मैं नौकरी करने आया था और 93 में जो मैंने चुनाव लड़ा है उस टाइम मुझे बोलना भी नहीं आता। लेकिन 92 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसमें जो दंगे वगैरह यहाँ हुए, उस दंगों में मैंने यहाँ काफी काम किया था, इसलिए लोगों में मेरी पहचान थी। और मेरे यहाँ इलाके में मुस्लिम काफी रहते हैं। वो बाबरी मस्जिद के शहीद होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी से नाराज भी थे, इसलिए उन्होंने मुझे वोट दिया और मेरे इलाके के लोगों ने मुझे पूरा, मेरे साथियों ने सपोर्ट किया और वो चुनाव में तकरीबन 1400 वोटों से जीत गया। उसके बाद वो बढ़ता गया। दूसरा चुनाव में 17,000 से जीता, इंडिपेंडेंट जीता। तीसरा फिर 22,000 से जीता, चौथा में 27,000 से जीता। तो जनता का समर्थन मेरे साथ बना हुआ है और मैं जनता के बीच में रहता हूँ और उन्हीं के लिए जीता हूँ, उन्हीं के लिए मरता हूँ। बात तो जनता की है। एक और चीज भी है कि जनता दल पार्टी से पहले आप जुड़े हुए थे, उसके बाद कांग्रेस में किस तरीके से रुख एकदम आया है, कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ा, किस तरीके से होगा, ये भी थोड़ा सा जनता भी, लोग भी जानना चाहते हैं कि जनता दल पार्टी की तरफ से भी आपको काफी अच्छा समर्थन मिला था, लोगों ने आपको उसी पार्टी की तरफ से आपको जिताया था, उसके बाद कांग्रेस की तरफ रुख, ये कैसे? देखिए, दिल्ली में दो ही पार्टी हैं जो मुख्य पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी में हम किसी भी कीमत पर जा नहीं सकते, क्योंकि जो उसकी विचारधारा है हमारे हिसाब से वो सांप्रदायिक है। और कांग्रेस में सेकुलर लोग बहुत ज्यादा हैं और हमारे 4 लोग थे जनता दल से जो जीते थे, रामवीर सिंह भदौड़ी, परवेज हाशमी, मैं और शोएब इकबाल। हम तीनों लोगों ने फैसला किया कि हमें कांग्रेस में जाना चाहिए, जो सेकुलर ताकत है उसको मजबूत करना चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस में शामिल हुए। तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए कि जो सांप्रदायिकता की बात आती है, बीजेपी से ज्यादातर जो लोग हैं इसी वजह से क्या करते हैं, जो लगातार जो बीजेपी हारती जा रही है केंद्र में भी और दिल्ली में भी, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि सांप्रदायिक जो उनका जो पक्ष रखते हैं बीजेपी, यही एक सबसे बड़ा कारण है उनकी हार। देखिए, किसी भी पार्टी को अगर उसे नेशनल पॉलिटिक्स करनी है या स्टेट की भी करनी है, उससे सेकुलर तो होना ही चाहिए, और सबके लिए तो होना ही चाहिए। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का आदमी स्टेट में रहता है, उसकी बात उनको करनी चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, इसलिए माइनॉरिटी के लोग उनके साथ नहीं रहते। अच्छा विधायक साहब, एक चीज और कि इन सब इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद अब आप एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारी होगी? क्या दोबारा से कोई नई रणनीति होगी? किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्या देखिए, लोग कहते हैं रणनीति, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम रोज सुबह 9 बजे घर बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनके काम करते हैं। उसके बाद इलाके में जो दिक्कतें हैं, सड़क की, नाली की, बिजली की, पानी की, स्कूल की, अस्पताल की, डिस्पेंसरी की, जो भी दिक्कत हो सकती है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। यही राजनीति है और यही रणनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अच्छा, जनता जानना चाहती है, हालांकि जो इस विधानसभा के इलाके में जो रहते हैं लोग, उनको पता भी है कि काफी काम हुए हैं, तो लोग भी जानना चाहते हैं अपने नेताजी से ही कि वाकई में ही क्या क्या और क्या जो ऐसे काम हो जो आप गिनवाना चाहते हैं, ऐसे क्या काम हो? देखिए, जो लोग वो कहते हैं बुनियादी काम कहते हैं, या जो मेन काम है वो ज्यादा सबसे ज्यादा सड़क, नाली, बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन है। हेल्थ के मामले में आप देखेंगे, मेरे यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल मेरे टाइम में बना है, 10 डिस्पेंसरियां मेरे इलाके में चल रही हैं। एजुकेशन के लिए 11 स्कूल मेरे यहाँ हैं, उनमें से 4 स्कूल मेरे टाइम में बने हैं, और बाकी स्कूलों में जो बिल्डिंग का काम है मेरे टाइम में हुआ है, उसमें कम से कम 30-35 हजार बच्चे हमारे पढ़ते हैं। उसके अलावा पूरे इलाके में सीवर नहीं था, सीवर हमने डलवाया है। सीवर की कहीं कहीं अभी दिक्कत चल रही है, उसको भी हम बहुत जल्दी ठीक करवा देंगे। पानी तकरीबन हमारे यहाँ ठीक है, बिजली हमारे यहाँ तकरीबन ठीक है, और सड़कों की कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो भी 3-4 महीने में हम ठीक करवा देंगे। इस इलाके में जो भी ज्यादा सुविधाएं हो सकती है उसे लाने का हम काम कर रहे हैं, चाहे वो कब्रिस्तान में भराव का काम हो, कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम हो, रोड नंबर 66 को चौड़ा करवाने का काम हो, रोड नंबर 66 पे कूड़ेदान थे, बुरा हाल था, लोग निकल नहीं पाते थे, वो अलग से करोड़ों रुपए लगा के हमने डस्टबिन बनवाए हैं, वहाँ पर पुल बनवाए हैं, सड़क को नाले में चौड़ा करवाया है, जो हाई टेंशन वायर थे उन सबको अंडरग्राउंड करवाया है। इलाके में लोगों को पेंशन मिलती है, जो विडो अपनी बेटी की शादी करती है उसमें उसको मदद मिलती है। जो भी ज्यादा सरकार से सुविधा हो सकती है वो हम दिलवाने का काम करते हैं। तो जिस तरह से विधायक साहब ने बताया कि ये सारी चीजें इलाके के अंदर हुई हैं, तो वाकई में अगर देखा जाए तो काम तो हुआ है, ये तो मना नहीं किया जा सकता कि काम नहीं हुआ है, काम तो हुआ है, पर चाहे उसकी रफ्तार थोड़ी बहुत धीमी हो, पर काम जरूर हुआ है। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं मतीन जी, तो पानी की जो समस्या है अब जो है धीरे धीरे गर्मियां आती जा रही है, तो विधायक साहब आपका उस तरफ क्या रुझान रहेगा? क्या नई तैयारियां होंगी, क्योंकि गर्मी आ रही है, किल्लत काफी ज्यादा होती है पानी की, क्या होगा? ये पानी का डिमांड और सप्लाई की बात है। ये नेचुरल है कि गर्मी में पानी की कमी होती है और डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पानी पहुंचे, और सरकार उसके लिए जो लाइनों में लीकेज होती है और दूसरी दिक्कतें होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश करती है, जिससे गर्मियों में लोगों को पानी मिल सके। और हमें उम्मीद है कि दिल्ली के लोगों को इस बार भी पानी ठीक मिलेगा, और जो उन्हें किल्लत का सामना करना पड़ता है उसमें कमी आएगी। अच्छा, जितना नाम जो है सर ऊंचा होता जाता है, जितना लोग पहचानते हैं, उतनी ज्यादा मुश्किलें भी होती जाती है। राजनीति का दौर आपका काफी अच्छा रहा, सवाल भी खड़े हुए, जैसे वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उसको लेकर भी काफी जो है मसला उठा, बीच में जो है सभी जो विपक्षी पार्टियां थी वो आपकी सभी एक साथ हुई थी, काफी हंगामा हुआ था, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ क्या? देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान बात है, ये छोटे आरोप लगाते हैं, आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, उनके पास जो कुछ करने के लिए है नहीं, वो सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। झूठे आरोप लगाना बहुत आसान बात है, किसी पे कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब तक वो साबित न हो जाए उनको कैसे सच माना जा सकता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए जितना काम हमने किया है, हमारा तो चैलेंज है कि आजादी के बाद अगर कंटिन्यू 50-60 सालों को भी जोड़ लिया जाए, उतना काम 5 सालों में उससे ज्यादा हमें काम करके दिखाया है। चाहे वो इनकम जनरेट करने का बात हो, चाहे स्टाफ की सैलरी बढ़ाने का बात हो, इमामों की सैलरी बढ़ाने की बात हो, विडोज को पेंशन देने की बात हो, स्टूडेंट को मदद करने की बात हो, वक्त प्रॉपर्टी को बचाने की बात हो, उसे खाली करवाने की बात हो। हमारा चैलेंज है आजादी के बाद, मतलब एक चेयरमैन की बात नहीं करना, एक टर्म की बात नहीं करना, 1 साल की बात नहीं करना, 50 सालों में भी लोगों ने अगर इतना काम किया हो तो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है, तो चाहे आगे मुकाबला। बिल्कुल, ये तो सवाल तो खड़े होते हैं। एक और सवाल भी है आपको लेके, जो जनता जो है जानना चाहती है, कई बार सवाल उठा है। 2001 में जो मामला आया था उसमें 3 साल की सजा का जो बात भी हुई है, अभी हाल ही में ये फैसला हुआ था, उस पर क्या कहना है, क्या हुआ था? देखिए, आए दिन जनता के साथ सरकारी अमले की तरफ से कुछ न कुछ होता रहता है। कहीं कोई मकान टूटने आ लगता है, कहीं कुछ और दुकान तोड़ने आ जाते हैं, कहीं कुछ सील करने आ जाते हैं, तो जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है उसको तो वहां जाके खड़ा होना पड़ता है। और
जो ये मामला हुआ है उसमें भी पूरे इलाके में हंगामा था, लोगों के भूखे मरने की नौबत आने वाली थी, लोगों के कारखाने सील हो रहे थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम घर में बुर्का पहन के बैठ जाएंगे। हमें उसके लिए लड़ाई में निकलना पड़ेगा और कहीं उसकी वजह से हम पे मुकदमे लगते हैं, सजा होती है। तो हमें हमारे लिए जनता जाना है, सजा की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं। अगर आगे भी हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जेल नहीं, फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। तो सीधी सी एक बात है कि इलाके के अंदर जब कमर्शियल फैक्ट्री सील हो जाएगी तो उसको लेकर जो है प्रतिनिधि का होना वहां पर जो है जनता भी चाहती है कि उनका प्रतिनिधि वहां इलाके में मौजूद है। यही इन्होंने भी किया, तो वहां पर उसी चीज का जो है बवाल मचा। हालांकि जो भी निर्णय रहा उसको अलग रखते हैं। और साथ ही एक और मसला भी है कि केजरीवाल जो है लगातार सभी पार्टियों पे, खास करके कांग्रेस पे जो है निशाना साधते हैं। हर बार कहते हैं कि घोटाला है, ये है, वो है। और इस बार भी जो है वो कहते हैं कि जो वजीराबाद में जो वाटर की जो पानी का जो जल बोर्ड का जो ऑफिस है वहां पर जो पाइपलाइन जो जा रही है तो उसमें जो लीकेज होता है उसमें करोड़ों रुपए का जो है घपला। वो बताते हैं कि अगर इतना पानी अगर वाकई में अगर इन पाइपलाइन से लीक होता है तो दिल्ली के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। ये केजरीवाल का कहना है, इस पर आपका केजरीवाल ने सिवाय आरोपों के अलावा उनको और खाली आरोपों से बात नहीं बनती। जनता को काम चाहिए। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम करती है। केजरीवाल जी सालों से इस काम को कर रहे हैं। उन्होंने जो हमारे माननीय आदरणीय जिनकी पूरे हिंदुस्तान में इज्जत थी, अन्ना हजारे जी, उन तक के साथ उन्होंने धोखा किया। वो उनको छोड़ के अलग हो गए तो दिल्ली की जनता को बता देगी कि जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, सच्चे हैं। जनता से बड़ा दरबार, जनता से बड़ा फैसला दूसरा नहीं हो सकता। तो यही है कि जो केजरीवाल के जो सवाल थे वो अन्ना हजारे की दूरी ने ही साफ कर दी है कि किस तरीके से आपस की पार्टी में ही जो आम आदमी पार्टी है उनमें कितनी दूरियां हैं। तो यही सब सवालों के साथ आज की जो मुलाकात है, खास मुलाकात, वो यहीं पे खत्म होती है। अगले जो है एपिसोड का आप इंतजार करते रहिए।